हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आज एक सच्ची कहानी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मगर बड़ी हवेली नुमा मकान था। इस घर में रहते थे शंकर लाल जी और उनकी पत्नी सरोजा देवी, जिनका स्वभाव कठोर और दबंग था। सरोजा देवी पूरे मोहल्ले में अपने गुस्से और तानों के लिए मशहूर थी। परिवार में दो बेटे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटा बेटा मोहन। रवि की शादी हाल ही में गांव की एक मासूम और पढ़ी लिखी लड़की सुधा से हुई थी। सुधा देखने में सरल, शांत और संस्कारी थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे ऐसे घर में लाकर खड़ा कर दिया था जहां हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा तैयार रहती। घर में एक और सदस्य थी, ननद पायल। पायल अभी अविवाहित थी और पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका स्वभाव भी अपनी माँ पर ही गया था। जरा जरा सी बात पर ताना मारना और बहू सुधा को नीचे दिखाने में मजा लेना। शादी की शुरुआती कुछ दिन सुधा की उम्मीद थी कि सब ठीक होगा, लेकिन धीरे धीरे सास सरोजा देवी का असली चेहरा सामने आने लगा। सुबह जरा देर से उठने पर ताना, नई बहुएं तो घर को उजाड़ देती है। हमारे ज़माने में तो सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाता था। जरा कम नमक पड़ जाने पर ताना, इतनी पढ़ाई लिखाई करके आई हो पर रसोई का ABCD भी नहीं आता। और सबसे ज़्यादा ताना तब जब सुधा अपने पति रवि से दो शब्द भी बात करती। पति के सिर पर चढ़ने वाली बहुएं घर बर्बाद कर देती है। रवि जो नौकरी के कारण सुबह जल्दी चला जाता और देर रात लौटता, इन सब का गवाह नहीं बन पाता। सुधा हर बार अकेली रह जाती। सास के ताने, ननद के तिरस्कार और कई बार ससुर शंकर लाल जी की चुप्पी सहती हुई। लेकिन सुधा के दिल में एक राज था, एक सपना था और एक हौसला। उसने ठान लिया था कि चाहे कितना भी अत्याचार सहना पड़े, वह न सिर्फ इस घर में अपना स्थान बनाएगी, बल्कि एक दिन अपनी मेहनत से इस घर की इज्जत बढ़ाएगी। रात का सन्नाटा था। सुधा अकेली छत पर बैठी आसमान देख रही थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। कदमों की आवाज़ पायल की थी। पायल बोली, क्यों बहन जी, आसमान देख रही हो? ऊपर से कोई देवता उतरेगा क्या जो तुम्हें इस घर में सुख देगा? सुधा चुप रही। वह जान चुकी थी कि इस घर में उसके लिए हर दिन नया इम्तिहान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह इम्तिहान केवल तानों और गालियों तक सीमित नहीं रहेगा। पायल की व्यंग भरी हंसी के बाद सुधा ने चुपचाप आसमान से नजरें हटा ली। वह अपने आंसू पोंछने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में एक सवाल उठ गया। क्या मेरी जिंदगी इसी तरह कटेगी? क्या मैं हमेशा अपमान, ताने और दर्द सहने के लिए ही बनी हूँ? नीचे आंगन में सास सरोजा देवी लकड़ी की चौकी पर बैठी थी और अपनी पड़ोसन कमला काकी से ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। सुधा छत से सब सुन सकती थी। सरोजा देवी बोली, अरे काकी, आजकल की बहुएं तो बस नाम की संस्कारी होती है। देखो मेरी बहू को, दिन भर मुंह लटकाए घूमती है। घर के काम को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं। कमला काकी ने धीरे से जवाब दिया, दीदी नई नई आई है, थोड़ा समय दो, सब सीख जाएगी। लेकिन सरोजा देवी भड़क उठी, नहीं काकी, मुझे समय नहीं चाहिए। जब हमने शादी की थी तो पहले दिन से ससुराल को अपना मान लिया था, और आज की बहुएं, हाय, इनकी तो पढ़ाई लिखाई ही इनके सर चढ़ कर बोलती है। ये बातें सुधा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा जैसे उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान सब मिट्टी में मिला दिया जा रहा हो। मुर्गे की बांग के साथ ही घर में शोर शुरू हो गया। सरोजा देवी रसोई में खड़ी जोर जोर से बर्तने की खनखनाहट करने में लगी थी, ताकि सुधा को नींद से खींचकर उठाया जा सके। बहू, सूरज सिर पर चढ़ गया है और तुम अभी तक बिस्तर तोड़ रही हो। सुधा घबराकर उठी, जबकि घड़ी पर सिर्फ 5 बजे थे। आंखें लाल थी, क्योंकि पिछली रात आंसुएं पोंछते पोंछते नींद ही देर से आई थी। वह रसोई में पहुंची। सरोजा देवी ने तुरंत ताना मारा, लो जी, महारानी पधारी हैं, अब कहो तुम्हारे जैसी बहू के रहते घर कैसे चलेगा?
सुधा चुपचाप आटे में हाथ गूंदने लगी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में कहीं एक आग भी जल रही थी। रवि सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। सुधा ने चुपचाप उसका डिब्बा और नाश्ता रखा। वह चाहती थी कि रवि उसका हालत समझे, उसे 2 मीठे बोल कहे, लेकिन रवि हमेशा की तरह जल्दी में था। माँ की बातें सुनकर ही घर से निकलना और सुधा से ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। मैं देर हो रहा हूँ सुधा, मेरा बैग देना। सुधा ने बैग पकड़ाया। उसका मन हुआ कह दे, रवि माँ मुझे ताने देती हैं, पायल मुझे चिढ़ाती है, मैं अकेले पड़ गई हूँ, लेकिन उसके होठ सीले रहे। शाम को जब सुधा आंगन में कपड़े सुखा रही थी, पायल उसके पास आई। भाभी एक बात पूछूं? सुधा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ पायल पूछो। पायल ने होठों पर कुटिल हंसी रखते हुए कहा, आपको लगता है कि भैया आपसे खुश है? माँ तो कहती है कि भैया की शादी कहीं और करनी चाहिए थी, आप तो बस बोझ हैं। सुधा के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। आंसू आंखों में आ गए, लेकिन वह बोली, पायल मैं तुम्हें छोटी बहन मानती हूँ, मुझे यूं मत तोड़ो। लेकिन पायल को जैसे मज़ा आ रहा था। उसने ठंडी हंसी छोड़ी और चली गई। रात को सुधा छत पर लेटी थी। चारों तरफ अंधेरा और आसमान पर चमकते तारे। वह तारे गिनती रही, पर हर तारा उसे अपनी अधूरी उम्मीदें जैसे लगा। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या एक बहू होने का मतलब सिर्फ अत्याचार सहना है? क्या मेरी पढ़ाई, मेरी समझदारी, मेरी मेहनत सब बेकार है? उस रात उसने एक चुपचाप प्रतिज्ञा ली, मैं टूटूंगी नहीं, मैं इस घर में अपनी जगह बनाऊंगी, चाहे इसके लिए कितनी ही आंधियां क्यों न सहनी पड़े। रात बीत चुकी थी। सुबह का उजाला फैलते ही सुधा अपने संकल्प को दिल में लेकर उठ गई। आज उसने तय किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह खुद को कमज़ोर नहीं दिखाएगी। रसोई में कदम रखते ही सरोजा देवी की तेज आवाज़ गूंज उठी, बहू चाय कहाँ है? कब तक इंतजार कराओगी? हम बूढ़े लोग हैं या तुम्हारे मेहमान? सुधा ने जल्दी से चाय बनाई और ट्रे में रख कर ले आई। हाथ कांप रहे थे, पर आवाज़ में उसने मजबूती लाने की कोशिश की। माँ जी ए लीजिए। सरोजा देवी ने कप उठाया और बिना चखे ही ताना मारा, देखो काकी, आजकल की बहुएं हमें माँ जी कहकर बुला लेती है, मगर दिल में इज्जत जरा भी नहीं, ये सब दिखावा है। सुधा चुप रही। उसे एहसास था कि उसका हर काम, हर शब्द यहाँ आलोचना का शिकार बनने वाला है। शंकर लाल जी पास बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने सुधा की ओर देखा। आंखों में थोड़ी नरमी थी, लेकिन होठ बंद थे। सुधा ने महसूस किया कि ससुर जी उसके पक्ष में कुछ बोल सकते थे, लेकिन वे हमेशा सरोजा देवी के सामने मौन साध लेते। वह चुप्पी सुधा को और तोड़ देती थी। शाम को जब सुधा आंगन में सब्जी काट रही थी, पायल दौड़ती हुई आई और ऊंची आवाज़ में बोली, माँ देखो ना, भाभी ने मेरी किताबों पर पानी गिरा दिया, सारी कॉपी खराब कर दी। सरोजा देवी तुरंत बरस पड़ी, हे भगवान, एक कैसी बहू आई है, बेटी की पढ़ाई चौपट कर देगी। ऐसी निकम्मी बहू मैंने कहीं नहीं देखी। सुधा हक्की बक्की रह गई। उसने तो सब्जी काटते हुए हाथ भी किताबों के पास नहीं लगाए थे। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, शायद हवा से पानी छलक गया होगा। लेकिन सरोजा देवी ने उसकी बातें काट दी। बहू बहाने मत बना, जब गलती की हो तो मान लेना चाहिए। पायल ने मुंह फेरकर मुस्कुराते हुए सुधा की ओर देखा। उसे साफ लग रहा था यह जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। रात को जब रवि आया तो सुधा ने हिम्मत जुटाकर उसे सब बताने की कोशिश की। रवि, पायल ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, मैंने कुछ नहीं किया था। रवि ने थके हुए स्वर में जवाब दिया। सुधा, मुझे दफ्तर से थकान होती है, घर आकर झगड़े मत सुनाया करो। माँ और पायल झूठ क्यों बोलेंगे? हो सकता है अनजाने में तुमसे गलती हो गई हो। सुधा का दिल बैठ गया। पति भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस रात सुधा देर तक खिड़की के पास बैठी रही। आंगन में नीम का पेड़ था, जिसकी सूखी पत्तियां गिर रही थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी इन पत्तों की तरह बिखर रही है। उसने सोचा, मैं तो इस घर की बहू हूँ, मुझे अपना परिवार मानकर गले लगाना चाहिए था, मगर यहाँ मुझे हर दिन अपराधी की तरह खड़ा कर दिया जाता है। आंसू बहते रहे, लेकिन उसके मन में एक और विचार उभर रहा था, अगर मैं बार बार चुप रहूँगी तो ये लोग मुझे और दबाएंगे, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा।
सुबह होते ही फिर एक नया तूफान उठा। इस बार सरोजा देवी ने पूरे मोहल्ले के सामने सुधा को डांटना शुरू कर दिया। ए बहुएं तो नासूर होती है, न मायके में ढंग की शिक्षा मिली न संस्कार, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मोहल्ले की औरतें खरी खरी देख रही थी। कुछ तो सरोजा देवी की बातें सही लग रही थी, लेकिन कुछ ने धीरे धीरे सुधा के आंसू भी देख लिए। पास खड़ी पड़ोसन शांता मौसी ने सुधा के कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहा, बिटिया हिम्मत रखो, हर घर में बहू की परीक्षा होती है, पर सच बोलने वाले की देर से ही सही न्याय जरूर मिलता है। सुधा ने पहली बार किसी को अपने पक्ष में पाया, उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उस दिन के बाद से सुधा के मन में शांता मौसी की बातें बार बार गूंजने लगी। सच बोलने वाली को देर से ही सही न्याय जरूर मिलता है। ये शब्द उसके लिए जैसे सहारा बन गए। उसने ठान लिया कि चाहे अपमान कितना भी हो, वह सच का दामन नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह सरोजा देवी ने पूरे घर के सामने ऐलान कर दिया, अब से सुधा रसोई का सारा काम अकेले करेगी, पायल पढ़ाई करेगी, और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। सुधा एक पल को घबरा गई। घर बड़ा था, परिवार बड़ा था, और सारे काम अकेले करना आसान नहीं था, लेकिन उसने धीरे से सिर झुका लिया। पायल ने ताना कसते हुए कहा, हाँ माँ, अब भाभी आई हैं तो उन्हें ही सब करना चाहिए, आखिर बहू का यही काम है। रवि उस समय घर में मौजूद था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर माँ की आंखों के इशारे ने उसे चुप करा दिया। दिन भर सुधा ने बिना रुके काम किया। सुबह नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर कपड़े धोना, फिर शाम की चाय और रात का भोजन। हाथों में छाले पड़ गए, कमर झुक गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को जब सब सो गए तो वह अकेली आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा ढीठ था। अगर मैं टूट गई तो ये लोग हमेशा मुझे कमज़ोर समझेंगे। मुझे सहना होगा, मगर टूटना नहीं होगा। सुधा ने देखा, ससुर जी कभी कभी उसे छुपकर देखते हैं। उनकी आंखों में दया तो थी, लेकिन होठों पर ताले लगे थे। एक रात जब सुधा आंगन में बर्तन धो रही थी, शंकर लाल जी धीरे से पास आए और बोले, बिटिया, ज़्यादा थक जाओ तो मुझे बता दिया करो। उम्र ढल गई है, लेकिन जितना हो सकेगा मदद कर दूंगा। सुधा ने सिर उठाया। पहली बार उसे इस घर में इंसानियत की झलक दिखी। नहीं बाबूजी, मैं सब कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। उनकी बात से सुधा को थोड़ी ताकत मिली, मगर वह जानती थी घर का असली माहौल अभी भी सास और ननद के हाथों में है। धीरे धीरे मोहल्ले में सुधा की मेहनत और सहनशीलता की बातें फैलने लगी। कभी शांता मौसी तो कभी दूसरे औरतें कहती, बिटिया, तुम्हारी जैसी बहू तो लाखों में एक होती है, इतना काम करती हो फिर भी जुबान पर शिकायत नहीं। यह बातें सरोजा देवी के कानों तक भी पहुंचती। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि पड़ोस में लोग बहू की तारीफ करें। एक दिन उन्होंने गुस्से में पायल से कहा, देखना बेटी, ये बहू हमें नीचा दिखाने के लिए सब करती है, पड़ोस में नाम कमा रही है, मगर हमारे लिए तो बोझ है। पायल ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, हमें उसे चैन से नहीं रहने देंगे। अगले हफ्ते पायल ने पढ़ाई का बहाना बनाकर घर के छोटे छोटे काम भी करने से मना कर दिया। सरोजा देवी ने पूरे घर में ऊंची आवाज़ में कहा, सब देख लो, अब से हमारी बहू ही घर का बोझ उठाएगी, हम तो उसके किए पर ही जिएंगे। सुधा बर्तन मांजते हुए सुन रही थी। उसका मन रो पड़ा, लेकिन होठों पर फिर वही चुप्पी थी। रात को जब सब सो गए, सुधा ने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा, आज मुझे फिर अपमानित किया गया, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। शायद यही मेरी परीक्षा है। मैं चाहती हूँ एक दिन ये लोग भी माने कि बहू सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, वह भी इस घर की हिस्सा होती है। डायरी लिखकर वह तकिए में चेहरा छुपाकर रो पड़ी, लेकिन अगली सुबह फिर वही संकल्प लेकर उठी। सुधा की आंखें अब सूख चुकी थी। बार बार आंसू बहाकर उसने समझ लिया था कि रोने से कुछ नहीं होगा। उस रात उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी, अब और नहीं, अब मैं सबको आईना दिखाऊंगी। अगली सुबह जब सरोजा देवी ने हमेशा की तरह ताना मारा, बहू, रोटी में नमक कम है, खाना बनाना नहीं आता तो मायके चली जाओ,
तो पहली बार सुधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, नमक कम हो गया होगा तो मैं और डाल दूंगी, मगर हर गलती पर अपमान करना क्या ठीक है? मैं भी इंसान हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। पायल हक्का बक्का रह गई। सरोजा देवी का चेहरा लाल हो उठा। ओह, अब बहू हमें सिखाएगी कि क्या ठीक है और क्या नहीं। लेकिन सुधा ने धीरे से कहा, नहीं माँ जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे भी इंसान समझा जाए। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में महिला मंडल की बैठक हुई। शांता मौसी और दूसरी औरतों ने सुधा को बुलाया। जब सब महिलाएं बैठी तो सुधा ने पहली बार अपने दिल की बात सबके सामने रख दी। मुझे इस घर में बहू की तरह जगह नहीं मिली। हर दिन ताने, झूठे आरोप और अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। महिलाएं एक दूसरे को देखने लगी। शांता मौसी ने कहा, बिटिया, तूने सही किया जो अपनी बात रखी। बहू अगर घर में खुश ना हो तो वे घर कभी सुखी नहीं हो सकता। रात को जब रवि घर लौटा तो सुधा ने उसे रोक लिया। रवि, आज मुझे तुमसे खुलकर बात करनी है। रवि चौंक कर बोला, क्या हुआ? सुधा ने आंसू रोकते हुए कहा, अब तक मैं चुप रही, लेकिन तुम्हारी माँ और पायल मुझे हर दिन नीचा दिखाती है, झूठे इल्जाम लगाती है और तुम हमेशा चुप रहते हो। क्या यही मेरा हक है? रवि असमंजस में पड़ गया। उसने पहली बार पत्नी की आंखों में दर्द देखा। सुधा, मुझे सच में पता नहीं था कि तुम्हें इतना सहना पड़ रहा है। मैं नौकरी की वजह से सब देख नहीं पाता, लेकिन अब मैं ध्यान दूंगा। अगले ही दिन मोहल्ले की औरतें घर आई। उन्होंने सरोजा देवी के सामने कहा, दीदी, सुधा जैसी बहू सबको नसीब नहीं होती। आप उसे ताने देती हैं, पर हम सब ने उसकी मेहनत और सहनशीलता देखी है। ये तो आपके घर का इज्जत बढ़ा रही है। सरोजा देवी हैरान रह गई। पायल भी शर्म से सिर झुकाए बैठी। सुधा वहीं खड़ी थी, मगर आज उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत थी। उसने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं आपके घर की बहू हूँ, आपका अपमान नहीं, सम्मान चाहती हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। शंकर लाल जी ने पहली बार पत्नी से कहा, सरोजा, अब बहुत हुआ, बहू को सताना बंद करो, हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हमें घर में शांति चाहिए। रवि ने भी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, सुधा ने जब तक जो सहा वे मैं सोच भी नहीं सकता। अब वे अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। सरोजा देवी और पायल की बोलती बंद हो गई। पहली बार सुधा को लगा उसका संघर्ष बेकार नहीं गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सुधा का सम्मान बढ़ा। मोहल्ले में उसकी मिसाल दी जाने लगी। सरोजा देवी और पायल को भी एहसास हुआ कि बहू को सताकर घर कभी खुशहाल नहीं बन सकता। सुधा ने साबित कर दिया, चुप्पी से अन्याय बढ़ता है और आवाज़ उठाने से बदलाव आता है। इस तरह कहानी एक सामाजिक संदेश के साथ समाप्त होती है। बहू घर की इज्जत होती है, उसे अपमानित करने से परिवार टूटता है और सम्मान देने से परिवार जुड़ता है। अगर आप सबको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कभी भी अपने आसपास ऐसा कुछ देखें तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।